साथियों, अर्थव्यवस्था के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सब जो है कुछ शिकायत आ रही है कि लेटर फॉन्ट बहुत छोटे हैं और कि दिखाई नहीं पड़ते। तो आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि लेटर फॉन्ट में थोड़ा बड़ा लिखें। अब देखिए, ये सिंपल बोर्ड है जिसको एक सिंपल कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी पूरा सेटअप बना नहीं है, तो हम जल्द ही डिजिटल पैनल पर आने वाले हैं। तो जो भी ये सब शिकायत है, ये सब पूरी कोशिश की जाएगी दूर हो जाए। ठीक है ना। अभी आप जो भी है आप उस पर थोड़ा सा पढ़ते रहें और हम जल्द ही उस पर पहुँचने वाले हैं। ठीक है। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा, उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। थोड़ा इसको और आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी और मुद्रास्फीति की हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट हैं और प्रीलिम्स के ऐसे और छोटे एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है ना। आप सब चैनल देख के ये ना समझे सिर्फ यूपीएससी के लिए है, क्योंकि ये ओवरऑल कि एक समझ विकसित करने के लिए प्रयास हो रहा है। क्योंकि अब किसी भी बैंकिंग व्यवस्था का आपकी समझ बेहतर रहेगी और जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी क्रियाएँ सब चलती रहती हैं उस पर समझ रहेगी, तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसको थोड़ा सा समझ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस अर्थव्यवस्था से जो प्रश्नार्थ है उसको सही करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति टॉपिक को कवर किया है। तो जैसे इस एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं और ताकि जो बच्चे कम समझ में आया है वो भी आ जाए और आगे जब हम बढ़ें तो थोड़ा उसे इंटरलिंक कर पाएँ। ठीक है ना। हमने मुद्रास्फीति में देखा कि मुद्रास्फीति क्या होती है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर जब बढ़ोतरी होती है तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति कही जाती है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जो मुद्रा है हमारी उसकी क्रय क्षमता घट जाती है। ठीक है ना। हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे मान लीजिए अभी कोई वस्तु जो है 100 रुपये किलो बिक रही है, तो आपको 100 रुपया देने पे वह 1 किलो वह वस्तु मिल रही है। अब जैसे ही हम मुद्रास्फीति बढ़ गई, अब वह वस्तु उतनी ही मात्रा की, मान लीजिए अब 110 रुपये की मिलने लगी, तो कहा जाएगा कि अब हमारी जो मुद्रा की क्षमता थी खरीदने की अब वो घट गई, क्योंकि 100 की जगह अब हम 110 उसको दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इससे खर्च बढ़ जाता है। आम आदमी का कहते हैं खर्च बढ़ गया है। अगर इसी अनुपात में जो उत्पादन भी बढ़ता रहे तो महंगाई का प्रभाव उतना नहीं रहता, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता रहता है तो रोजगार के सृजन भी होते हैं, जिससे लोगों के पास पैसा आता है तो खर्च करने में उतनी दिक्कतें नहीं होती। ठीक है ना। पैसा आ रहा है तो लोग खर्च करते रहते हैं। तो हमने मुद्रास्फीति के प्रकार को भी देखा कि मांग जनित मुद्रास्फीति होती है जिसमें मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम रह जाती है। ये सब क्रियाएं अर्थव्यवस्था में इसलिए घटती रहती हैं कि एक व्यापार जो चक्र होता है अर्थव्यवस्था का, उसमें कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, कभी कि एकदम से अर्थव्यवस्था थम जाती है। अब ऐसी सारी क्रियाएं होती रहती हैं, उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में देखे जाते रहते हैं। ठीक है ना। तो अब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव क्यों होते हैं? एक अपना बाजार का सिद्धांत है और साथ ही कि समाज में तरह तरह के कि बदलाव भी होते रहते हैं। सामाजिक बदलाव, लोगों की मांगें अलग अलग होने लगती हैं। जैसे इस समय क्या है, तकनीकी का ज़माना है पूरा, तो जो वस्तुएं पुरानी विधि से बनाई जाती रही होंगी, मान लीजिए कोई ऐसी मशीनरी है जिससे कोई उत्पाद बन रहा है तो पुरानी तकनीक पर आधारित है। ठीक है। अब उससे कुछ लोग रोजगार में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब उसकी मॉडिफाई करके नई टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तो वो मार्केट में ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर देती है, उसकी लोग उसका बना हुआ उत्पाद लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि पुराना वाला सर्वाइव कर पाएगा तब तो बेहतर है उस पुराने तकनीक से, क्योंकि अब नई तकनीकी कंपटीशन में आगे रहेगी और पुरानी तकनीक से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ के लोगों का रोजगार जो रहते, कंपनी यदि सर्वाइव नहीं कर पाई तो वहाँ के लोगों का रोजगार छिन जाता है कंपनी, और
जो है कि जो लोग उसमें उस मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी को सीख कर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो तो जो तो उनका तो अपना कंटिन्यूएशन बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ तो रोज़गार नए क्रिएट होते हैं, लेकिन कुछ जो है कि नई तकनीकी आने की वजह से उनको जो है सीखना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब जाके वो आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएँ हैं जिसमें ये देखा जाता है कि कभी एकदम से आ जाएगी तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उस तकनीक के इस्तेमाल करके बाज़ार में आ जाएँगी, और जो छोटे स्तर के जो इस तरह की कंपनियाँ हैं, वो उसमें प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती, तो सारा जो भी बहुत बड़ी संख्या में उनसे लोग जुड़े होते हैं, रोज़गार उनसे मिलता है, तो उनका रोज़गार प्रभावित हो जाता है। तो रोज़गार जैसे गिरता है, तो वैसे स्थिति क्या होती है, इधर महँगाई बढ़ रही है, इधर रोज़गार गिर रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था के अलग, मुद्रास्फीति की अलग स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है ना? तो ये उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है ना? अब जैसे कि यदि अर्थव्यवस्था में चढ़ाव मतलब तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब आर्थिक समृद्धि दर तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये देखा जाता है कि उसमें रोज़गार भी बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ नए-नए रोज़गार भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ऐसी स्थिति तो बेहतर होती है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अब माँग जो है कम हो जाए और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, कंपनियाँ इतना उत्पाद बना दें कि उसका जो है डिमांड अब मार्केट में उतनी नहीं रह जाएगी, तो लोग कम खरीदना पसंद करेंगे। तो जब कंपनी का जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उसके प्रोडक्ट उतने डिमांड में नहीं रहेंगे, नहीं बिकेंगे, तो क्या करेंगे, धीरे-धीरे उसका उत्पादन घटाने लगेगा। तो उत्पादन घटेगा तो जो है कि अब इससे जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और जो है उसको सर्विस सेक्टर से जोड़ने में, उन सब का रोज़गार प्रभावित होता है। तब देखेंगे कि धीरे-धीरे जो है अर्थव्यवस्था अब नीचे आने लगती है, तो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है। ठीक है ना? जैसे एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है कि पहले आप देखते होंगे कि पहले कैसेट बनाती थी, रील वाले कैसेट। तो उस कैसेट से आप देखेंगे डिजिटल मतलब पहले जो है कि उस रील के माध्यम से जो है कोई वीडियोग्राफी ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन फिर बाद में जो है सीडी वाला टेक्नोलॉजी आई, तो वो भी रिप्लेस हो गई, क्योंकि जो है उसने उस कैसेट वाले व्यवस्था को रिप्लेस कर दिया। ठीक है? तो जो कैसेट वाले व्यवस्था से लोग जुड़े हुए थे, मान लीजिए, तो उसमें क्या हुआ, उनका अगर वो उसमें सीडी पे नहीं आ पाए, तो वो तो फिर आउटडेटेड हो गया उनका स्किल। ठीक है? तब उनके लिए तो स्थिति प्रतिकूल हो जाती है। अब अगर वो सर्वाइव करके इस टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, तो इनका बेहतर हो जाता है। और जैसे मान लीजिए फिर सीडी से आ गया विदाउट सीडी, मतलब अब सब कुछ डिजिटल ऑनलाइन हो गया, तो अब इस तकनीक से जो जुड़ पाए उनके लिए तो रोज़गार के अवसर नए आ जाते हैं, लेकिन पुराने लोगों को रोज़गार चला जाता है। ठीक है ना? तो फिर नए रोज़गार की तलाश में उस तरह से चलते हैं। तो एक तरफ किसी का उतार, किसी के चढ़ाव, इस तरह से चीज़ें जो अर्थव्यवस्था में देखी जाती रहती हैं। ठीक है ना? अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद में जैसे हमने कहा कि मांग गिरे, मुद्रास्फीति में मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम रह जाती है। तो जब मांग बढ़ेगी तो क्या करती है, वस्तु की कीमत बढ़ा देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है, ये मांग जनित हो गई। और लागत जनित में जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो उसके बनाने के दौरान अगर कोई कच्चे माल का प्रयोग होता है, तो कच्चे माल की कीमत बढ़ जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद, तो उसकी भी कीमत स्वतः बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए डीजल पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ जाए, तो उससे जो है कुछ कच्चे माल को लाने में, परिवहन सुविधा में जो भी खर्च हो रहा है वो बढ़ जाएगा। और साथ ही जो है कि जितने भी उस मशीनरी जो भी तेल पेट्रोल डीजल से चल रही है, उसका खर्च बढ़ जाएगा, तो अंतिम उत्पाद बनने में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो होता यह है कि चीज़ें इस तरह से बदलती रहती हैं कि स्थिति क्या है अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना? एक मिनट। हाँ, तो लागत जनित मुद्रास्फीति जो होती है, उसमें जब किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत बढ़ जाए, तो वो जो है कि उसका प्रभाव मुद्रास्फीति पे बढ़ जाता है, उसको लागत जनित मुद्रास्फीति के तौर पे देखा जाता है। जैसे अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएँ, तो उसमें जो है परिवहन सेवाएँ, जो उत्पाद वो कच्चा माल परिवहन के द्वारा कंपनी तक पहुंच रहा है, उसमें उसकी लागत बढ़ गई। और साथ में जो मशीनरी चल रही है, यदि वो तेल से, डीजल पेट्रोल से चल रही है, तो अब उसका खर्चा बढ़ गया। ठीक है ना?
ऐसी स्थिति में जो उत्पाद बनकर आएगा उसका जो है कि कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उसका प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई। तो ऐसे में लागत जनित उसकी कहा जाए लागत कास्ट बढ़ गई। जब लागत कास्ट बढ़ गई तो कंपनी उस उत्पाद का, उस प्रोडक्ट का कीमत जो है उसका प्रिंट रेट बढ़ा के देगी, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि डायरेक्ट मांग जनित पे नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से मांग जनित ही होती है, ठीक है ना। और हमने तीसरा बताया कि जो संरचनात्मक स्तर की मुद्रास्फीति है, जिसमें अवसंरचना की कमी के कारण उसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे परिवहन सुविधाएं कहीं बेहतर नहीं है, कहीं पे कोई माल इधर एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में ज़्यादा खर्चा लग जा रहा है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि यदि प्लेन से और मैदानी क्षेत्र से यदि कोई पर्वतीय क्षेत्र में कोई उत्पाद जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है, तब उसमें जो है कि उसका जो रोड सड़कें हैं बहुत वो अच्छी नहीं है, तो वो जो है कि वहाँ जाने में उसका कास्ट जो है बहुत ज़्यादा डीजल खर्चा होगा, पेट्रोल खर्चा होगा, ठीक है, समय लोगों का जाएगा। तो वो प्रोडक्ट वहाँ जब पर्वतीय क्षेत्र में बेचेंगे तो कीमत उसकी बढ़ जाएगी। नहीं तो जो इसमें व्यापार से जुड़ा हुआ व्यापारी है उसको तो अगर सेम मैदानी क्षेत्र के रेट में बेचेगा तो फिर उसका तो हानि हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोजगार लाभ के लिए किया जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाएगा, संरचनात्मक स्तर की मुद्रास्फीति। लेकिन मुद्रास्फीति इसके जो है और भी कारण है। जैसे मान लीजिए काला बाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है। जमाखोरी में क्या होता है, जब किसी वस्तु का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है एक समय जो है, तो उसको क्या करते हैं कुछ व्यापारी लोग उसको खरीद कर जो है स्टोरेज कर लेते हैं, और जब कुछ समय के बाद जब उस वस्तु की मांग बढ़ने लगती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं उसको बाजार में उतार के उससे बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है कि जमाखोरी। और काला बाजारी होता है, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। जैसे पीडीएस का जो भी अनाज है उसको क्या करते हैं खुली बाजार में बेचने लगते हैं, ठीक है ना। तो उससे जो उत्पादन और लोगों को हो रहा है उससे उसमें जो है उस उत्पाद बेच रहे हैं उससे जो है कि प्रभावित करता है ऐसी चीज़ें। तो काला बाजारी भी ठीक नहीं है। तो ये सब जो है अगर कहा जाए काला बाजारी जमाखोरी के कारण जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, तो हमारे उसकी संरचनात्मक स्तर की बेरोजगारी में मतलब बेरोजगारी मुद्रास्फीति में रखते हैं, ठीक है ना। तो आगे हमने देखा था कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव हमने देखा गरीब वर्ग पे कैसे पड़ता है, इसके बाद में अमीर वर्ग पे कैसे पड़ता है, और साथ ही हमने देखा कि मुद्रास्फीति का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे कैसे पड़ता है, ठीक है ना। गरीब वर्ग जो होता है उसके पास बचत नहीं होती, तो बचत न होने के कारण वो क्या करता है कि अब खर्चा बढ़ गया, बचत नहीं है, तो ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर यह महंगाई की दर लंबे समय तक बनी रहती है तो कई सारी अपनी आर्थिक गतिविधियों को बंद कर देता है, किसी जो है गुणवत्तापरक कार्यों में वो निवेश कर रहा होता है। तो इस बेरोजगारी मतलब बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर उच्च होने से वो झेल नहीं पाता, तो क्या करता है कि उसको कई सारे गतिविधियाँ बंद करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाई में जो है लंबे समय तक मुद्रास्फीति बनी रहती है तो झेल नहीं पाता, तो उसको क्या करता है, कहता है भाई तुम पढ़ाई बंद करो। तो ऐसी स्थिति में जो है कि वो क्या करता है कटौती करता है ताकि उसका जो अपना मूलभूत ज़रूरतें वो पूरी हो पाए। तो अब जो है कि अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा हो रही है मुद्रास्फीति के कारण, या और भी सामाजिक कारण हो सकते हैं जिसमें ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा उस गरीब वर्ग के इम्पैक्ट डालता है। और अमीर वर्ग जो होता है उसके पास बचत होती है। मान लीजिए जैसे जो मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है और अमीर वर्ग है, क्या करते हैं कुछ जो पैसा कमाते रहते हैं उसको सेविंग फंड में डालते रहते हैं। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो उसको निकाल के किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं, किसी और मार्केट में निवेश कर देते हैं। तो उसका प्रभाव जो है कि जितना मुद्रास्फीति बढ़ रही है उतना उनका निवेश के बाद भी उतना ही उसी अनुपात में उनको लाभ बढ़ता जा रहा है। तो जो है इसके प्रभाव को जो है कम कर देता है, प्रभावित करता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से गरीब वर्ग से बहुत कम प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो और हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसमें मुद्रास्फीति का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मान लीजिए भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एक परिसीमा से भी ज़्यादा है। तो उसमें क्या है कि जो मुद्रा की क्रय क्षमता है बहुत कम हो गई है, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई कंपनी है जो विदेश में और अन्य देशों के साथ व्यापार करती है, तो कुछ वो आयात होता है, कुछ निर्यात करती है। तो ऐसी स्थिति में जब रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो आयात महंगा हो जाता है। आयात इसलिए महंगा हो जाता है कि जब हम कोई वस्तु बाहर से खरीदते हैं तो उसको आयात कहा जाता है,
उसको आयात की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट इंग्लिश में। तो जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो मान लीजिए उसको हम जहाँ जिस देश से मंगा रहे हैं वहाँ हम डॉलर पे करेंगे। तो डॉलर पे करेंगे तो मैं से जैसे मान लीजिए अभी $1 70 का है, ठीक है। तब मान लीजिए कि कोई $100 की वस्तु है, ठीक है ना, या $1000 की वस्तु है, मान लीजिए 1000। तो अब उसको हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए उस कंपनी को कितने देने पड़ेंगे पैसे? 1000 गुणे 70। हाँ, तो उसको क्या हो जाएगा? 70,000 कहा जाएगा। 70,000 रुपया लगा, भारतीय रुपया, और उसको डॉलर में चेंज किया तो 1000 तो उसको जो है वहाँ से वस्तु ले लिया। अब मान लीजिए अब $1 जो है 70 से 80 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब वही वस्तु खरीदने के लिए उस कंपनी वाले को अब जो है कि कितने भारतीय रुपये खर्च करने पड़ेंगे? 80,000 रुपया देगा तब वो जो है उसको खरीद पाएगा। अगर डॉलर में कहा जाए तब $1000 ही है उसकी कीमत, लेकिन भारतीय रुपया 80,000 खर्च हो गया। और इसके विपरीत जब जो है कि डॉलर कमज़ोर होता है और क्या होता है कि हमारी भारतीय मुद्रा थोड़ी मजबूत होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है। इसके विपरीत स्थिति हो जाती है। तो ये देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक जो है कि हमारा ठीक रहती है व्यवस्था। जैसे आयात अगर सस्ता हो गया, निर्यात महंगा हो गया, तो एक में जो है ज़्यादा नुकसान, एक में फ़ायदा, तो दोनों चीज़ें होती रहती हैं। हम किसी एक चीज़ को एकदम नहीं कर सकते कि हम एकदम जो है कि एकदम अपनी मुद्रा एकदम नीचे गिरा दें कि जो है कि निर्यात तो सस्ता हो जाए लेकिन आयात महंगा हो जाए इतना कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाए, क्योंकि आयात निर्यात में जो अंतर आएगा व्यापार घाटा के रूप में निकल के आएगा। तो ये देखा जाता है कि संतुलन बना के चला जाता है। भाई मान लीजिए कि पर सीमा के भीतर हमारी भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में बनी रहे तो हमारा आयात निर्यात भी ठीक रहता है। जैसे हमारा चाइना के साथ व्यापार जो होता है उसमें हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं। हम चाइना से बहुत ज़्यादा सामान मंगाते हैं, प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका इम्पैक्ट जो होता है वो निगेटिव होता है, मतलब हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ ज़्यादा है। वहीं आप सऊदी अरब और अमेरिका के साथ देखेंगे तो लगभग बराबर की स्थिति में हम रहते हैं। जितना हम निर्यात करते हैं उतना आयात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाए डॉलर और भारतीय रुपया में, तो जो है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखा जाता है कि दोनों के बीच में परिसीमन बना होना चाहिए, डॉलर और भारतीय रुपया के बीच में, कि डॉलर कितने रुपए का है, एक, ठीक है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे अगर मान लीजिए कि आप मुद्रास्फीति कैसे इसको जोड़ेंगे, तो यदि डॉलर मजबूत है, आयात सस्ता है, ठीक है ना, तो इसमें महंगाई दर ज़्यादा होगी। आज की विपरीत स्थिति में महंगाई दर कम होगी, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था कि टॉपिक में जो पढ़ा वो था हमारा कि हम मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं। मुद्रास्फीति की गणना दो तरीके से की जाती है, एक WPI इंडेक्स के थ्रू और एक जो है CPI। तो जो WPI है जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जारी करती है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक सलाहकारी विभाग है जिसको जो है कि यह हर जो है माह जारी किया जाता है, माह के अंत में। जैसे अभी जनवरी 2023 है तो इसका आंकड़ा जो है लास्ट में जारी किया जाएगा और इसका जो है कि पिछले साल जनवरी की तुलना में किया जाता है, ठीक है ना। उसी माह के पिछले साल में जो भी हमारी WPI था और इस महीने में तो कितना बढ़ गया है, घट गया, उसी हिसाब से इसको देखते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है कि 697 वस्तुएं होती हैं। इसमें जो है प्राइमरी 114 है, ठीक है, 117 है, और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उसमें 564 वस्तुएं रखी गई हैं, और जो हमारे फ्यूल और डीजल ये सब ईंधन है उसका लगभग 16 वस्तुएं हैं। तो इन सब का जो है कि देखा जाता है कि एक बकेट में ये सब वस्तुएं की कीमतें रखी जाती हैं और देखा जाता है कि जो है कि पिछले साल उसी माह की तुलना में कितना परिवर्तन आया, तो उससे हम जो है उसका एक इंडेक्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा WPI जारी किया जाता है हर माह। आधार वर्ष हमारा 2011-12 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि आधार वर्ष जिस पर गणना की जाती है। जैसे हमने 2011-12 के आधार वर्ष मान के फिक्स कर दिया है, तो जो फिक्स कर दिया है तो उसकी तुलना में फिर अगले साल कितना परिवर्तन आया, फिर अगले साल मतलब 13 में, 14 में, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम जो है पिछले साल की तुलना में उसको करते करते हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि WPI के आधार वर्ष को चेंज करने के लिए रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसमें 18 सदस्य हैं। रमेश चंद्र जो है
नीति आयोग के एक सदस्य हैं, ठीक है ना, कि देखा जाए कि कितना इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं 2011-12 से। ये परिवर्तन के लिए सरकार समितियाँ गठित करती रहती है। जैसे उर्जित पटेल की समिति बनी थी 2004 में, 2014 में सॉरी, तो उसने जो है कि 2014 में जो सिफारिशें दी, उसके अनुसार उन्होंने, आरबीआई ने क्या किया कि जो अपनी मौद्रिक नीतियों में मुद्रास्फीति की गणना के आंकड़े लेते थी, अब वो किस में लेने लगी, अब WPI से CPI में। अब देखेंगे दूसरा होता है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको 4 प्रकार से जारी होता है। एक होता है कि CPI ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक CPI अर्बन क्षेत्र के लिए, और तीसरा जो है दोनों को मिला के CPI कंबाइंड कहा जाता है, और चौथा होता है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है कि जैसे कि जो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मुद्रास्फीति की दर की गणना की जाती है तो CPI अर्बन और CPI रूरल कंबाइंड, ये तीनों CSO जारी करता है। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ये जो है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक विभाग है जो ये जारी करता है, ठीक है ना। इसमें भी आधार वर्ष 2011-12 ही रखा गया है। तो अब जैसे कि अगर गांव के क्षेत्र की मुद्रास्फीति दर ज्ञात करनी है तो 1182 गाँव का जो है कि डाटा लिया जाता है। जो गांव में वस्तुएं बिक रही हैं, जो उत्पादित हो रही हैं, उसका जो है कि कितनी कीमत है, तो पिछले आंकड़े की तुलना में कितना बढ़ गया, घट गया, ये सब देखा जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। उसी तरह 310 शहरों का लिया जाता है, जब शहर की मुद्रास्फीति गणना की जाती है। तो ओवरऑल पूरे देश स्तर पे क्या है, तो गांव और शहर दोनों मिला के, जिसको CPI कंबाइंड कहा जाता है, 600 दोनों को मिला के एक औसतन जो मुद्रास्फीति जो बनती है CPI, उसको उसके आंकड़े निकाल देता है, जिसको CPI कंबाइंड कहा जाता है, ठीक है ना। और जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है वो CSO जारी नहीं करता। वो जारी कौन संस्था करती है, वो लेबर ब्यूरो करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक विभाग है, लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट, जो ये जारी करता है, ठीक है ना। इसमें वो क्या करता है, जो भी बड़े स्तर के औद्योगिक कंपनियां हैं या क्षेत्र हैं, जिसमें लगभग 78 हैं, तो उनको जो है उनसे आंकड़े लेती है कि कितना जो है कि मूल्य परिवर्तन हो रहा है पिछले महीनों की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो वो जो है उसके हिसाब से फिर उसको देखते हैं कि कितना बढ़ गया, कितना नहीं घट गया। अब इसका उपयोग जो है सरकार जो है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर सरकार जो है अपने एम्प्लॉइयों को, जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उसी हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाती है, ठीक है ना। जैसे महंगाई भत्ता कहते हैं 4% बढ़ गया, तो ये 4% आया कहाँ से, इस CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के जो आंकड़े हैं उसी आंकड़े के आधार पर सरकार इसको फाइनलाइज करती है कि कितना हमें महंगाई भत्ता अपने केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी के लिए देना है। उसी अनुसार राज्य सरकार भी उसी को आंकड़े मान के करती है, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉइयों के लिए। तो अब ये हो गया कि हमने मतलब मुद्रास्फीति की गणना कैसे करती है। अब CPI का जो भी डाटा आता है उस डाटे के आधार पे RBI अपनी मौद्रिक नीतियाँ जो बनाता है, बैंकों पर कितना नियंत्रण रखना है, ब्याज दर क्या रखनी है, और CRR कितना रखना है, SLR। अभी हम आगे के लेक्चर में जो मौद्रिक नीतियाँ पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि क्या क्या टर्मोलॉजी है मौद्रिक नीतियों की, ठीक है ना, विस्तार से उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने ये देख लिया, इतना हमने चीज़ें पढ़ लिया था, थोड़ा हमने ओवरव्यू इसलिए दे दिया कि मान लीजिए दोबारा जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए और जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ क्लैरिटी भी आ जाए, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति के और भी कई प्रकार हैं, ठीक है ना, जो मतलब कई ऐसे प्रकार हैं जो कोविड के पीरियड में हमें नजर आए, जो तरह तरह की खबरें हम सुनते हैं, स्लो डाउन हो गया, कोई कहीं हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, कोई कहती है हम मंदी में, महामंदी के शिकार हो गए, ऐसे आप सुनते आए थे। तो इसको अर्थव्यवस्था की भाषा में क्या कहा जाए, कैसे उसको परिभाषित किया जाता है, अगर आप जानते रहेंगे तो अगर आप मंदी की चर्चा कर रहे हैं किसी से, तो अगर मंदी का अर्थ नहीं समझते अर्थव्यवस्था की भाषा में तो उस पर अपनी राय क्या रख पाएंगे। मंदी है, आपके पास लॉजिकल होना चाहिए ना अपने विचार रखने के लिए, नहीं तो फिर तो आम आदमी अगर पूछ रहा है कैसे मंदी है तो आपको समझाने के लिए कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कुछ आंकड़े होने चाहिए, अर्थव्यवस्था में ये चीज़ ऐसे होती है, इसको ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज हम जो भी व्यापार चक्र है उसको देखेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी जो इन्फ्लेशन की अभी और रह गई, जैसे हमने स्टैगफ्लेशन देखा था, उसी तरह की श्रिंकफ्लेशन है,
एक है टर्मिनोलॉजी जो पिछले साल प्रीलिम्स में पूछा गया था यूपीएससी के, और पीसीएस के परीक्षाओं में भी पूछ लेते हैं नई नई टर्मिनोलॉजी। यदि कोई बजट में आ गया तो अर्थव्यवस्था के, तो उसमें जो है उसको शामिल कर लिया जाता है एग्जामों में। कई वनडे एग्जामों में, एसएससी में सब पूछ लिया जाता है कि श्रिंकफ्लेशन क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना। स्किमफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, ये सब पूछ लेते हैं। और कोर मुद्रास्फीति क्या है, इसमें बहुत सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। कोर मुद्रास्फीति ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब यही नहीं, जितने भी हमने पिछले क्लासों में मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ा है, सब वो तो बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको लगभग दिखती रहती हैं हर समय। लेकिन ये सब स्थिति ऐसी है कि जब अर्थव्यवस्था में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं तब ये सब जो है परिस्थितियाँ नजर आती हैं। जैसे हमने देखा था को जो है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बी शेप की रिकवरी हो रही है, सुधार हो रहा है। कोई कहता है जेड शेप की हो रहा है, कोई कहता है भारत की अर्थव्यवस्था में अब जो है डबल डिप्रिसिएशन आने वाला है, ठीक है, डब्ल्यू शेप आने वाला है। तो ये सब भी हम जानेंगे, ठीक है ना। अब ये सब भी सवाल सिर्फ ये मान के चलिए कि सिर्फ यूपीएससी में पूछे जाएंगे, बैंकिंग में भी पूछे जा सकते हैं, और जो भी वनडे एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप एक बार उससे अवगत रहेंगे तो चीज़ें जब भी आपके एग्जाम में आएंगी, पूछेंगी इस तरह से, तो दिमाग आपका आएगा, आपके पास समझ बेहतर रहेगी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऑप्शन को भी देखिए, उसको सही करने की संभावना आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आज हम जैसे देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप देखिए बोर्ड में आज थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को दिखे। जैसे हमने कहा कि मुद्रास्फीति में हमने देखा था एक स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, दिख रहा होगा शायद आप सभी को। तो इसको हिंदी में कहते हैं समवृद्धि। हमने इसको पढ़ा था जो है पिछली कक्षा में, एक बार इसे और आगे रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। स्टैगफ्लेशन समृद्धि रहित मुद्रास्फीति, और दूसरा है इसमें श्रिंकफ्लेशन। इसको इसी तरह से, इसका कोई हिंदी नहीं है तो इसको हिंदी में भी ऐसे ही देवनागरी लिख देते हैं, श्रिंकफ्लेशन, ठीक है ना, श्रिंकफ्लेशन, ठीक है ना। इसको ऐसे श्रिंकफ्लेशन। तीसरा है स्किमफ्लेशन, SKIMP फ्लेशन, FLATION, ठीक है, इसको कहा जाता है स्किमफ्लेशन। पहले हम तीनों को समझ लेते हैं, फिर चौथा लिख देते हैं कोर मुद्रास्फीति, ये भी पढ़ लेते हैं। फिर हम आगे चलेंगे व्यापार चक्र पर, इसमें हम अभी हमने मंदी और रिकवरी ये सब कहा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने लिखा स्टैगफ्लेशन, जिसको कहा जाता है समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। दूसरा है श्रिंकफ्लेशन, और तीसरा हमने लिखा है स्किमफ्लेशन। चौथा है कोर मुद्रास्फीति, ठीक है ना। तो देखिए स्टैगफ्लेशन हमने बताया था कि मुद्रास्फीति की ऐसी अवस्था है कि इसमें समृद्धि नहीं होती, समृद्धि दर रुक जाती है। मतलब अर्थव्यवस्था में अब जो है कि विकास दर जो है थम जाती है और मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है, ठीक है ना। मतलब एक तरफ से जो है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ से महंगाई भी बढ़ रही है, तो अर्थव्यवस्था की बड़ी प्रतिकूल स्थिति हो जाती है। अगर स्किमफ्लेशन अधिक समय तक बना रहा तो बहुत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, जिसमें जो है सुधार करने के लिए बहुत बड़े स्तर के बदलाव जारी कर, मतलब सुधार प्रारंभ करने हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि रोजगार का सृजन रुक जाता है, इसका मतलब बेरोजगारी दर उच्च होती है, ठीक है ना। स्टैगफ्लेशन में बेरोजगारी दर उच्च होती है, समृद्धि दर थम जाती है और महंगाई दर बढ़ने लगती है, ठीक है ना।
इसका ग्राफ हमने बताया था इस तरह से, ठीक है ना। इसका ग्राफ एकदम जो है कि ऐसे जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे रहता है बेरोजगारी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में ये संबंध होता है, ठीक है ना। हम लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो है इस तरह, मतलब बेरोजगारी दर देखिए बढ़ती जा रही है, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है ये बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। तो समझ में आ गया होगा स्टैगफ्लेशन आप सभी को। तो स्टैगफ्लेशन के बाद हम देखते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन जो है मुद्रास्फीति की ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत जो है बनाए रखने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसके वजन को, उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि अभी आप देखेंगे कि जैसे पार्ले बिस्किट है, पहले 10 रुपए के कितने बिस्किट मिलते थे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आज भी 10 रुपए के उतने ही नंबर आप बिस्किट मिल रहे हैं, लेकिन उसकी साइज छोटी हो गई होगी। या मान लीजिए 5 रुपए में पहले मान लीजिए 12 बिस्किट आते थे, हो सकता है 8-9 बिस्किट आ रहे हो। इसका मतलब कि एक जेन्युइन कीमत जितना होनी चाहिए पैकेट का वो बनाए रखते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम कर देते हैं, उस प्रोडक्ट का आकार कम कर देते हैं। जैसे मतलब डेयरी मिल्क वाले देखिए 10 रुपए की टॉफी देते थे तो पहले बड़ी साइज की मिलती थी, अब 10 रुपए की देखिए साइज इसकी छोटी हो गई है, वजन कम हो गया है। अब उसका मतलब पर उसमें लिख देते हैं पर ग्राम इतना पैसा लगेगा या इतना रुपया लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये श्रिंकफ्लेशन। अब उस महंगाई को लगेगा भाई प्रभावित नहीं है, आम लोगों को लगता है कि महंगाई तो बिस्किट के दाम नहीं बढ़े, लेकिन वो महंगाई उसमें है, मुद्रास्फीति उसमें है। कि भाई मुद्रास्फीति इसलिए है कि पहले जो है उस जो पैकेट था बिस्किट का, अब वो जो है कि उसमें वजन ज़्यादा था पहले और बिस्किट का साइज भी ज़्यादा था। तो अब क्या है, अब बिस्किट का साइज कम हो गया है, नंबर ऑफ बिस्किट्स भी कम हो गए हैं, लेकिन जितना पहले मिलता था उतना अभी मिल रहा है, लेकिन दोनों की मात्रा में अंतर आ गया है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे उत्पाद आप देखेंगे जिसमें इस तरह होता है, ठीक है ना। और तीसरा है स्किनफ्लेशन। स्किनफ्लेशन में ऐसी स्थिति है मुद्रास्फीति की जिसमें क्या होता है कि इसमें मूल्यों को बनाए रखने के लिए अन्य चीज़ों में कटौती कर दी जाती है। जैसे उसमें जो है कि गुणवत्ता में कटौती कर दी जाती है, क्वालिटी में, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी क्या है कि मान लीजिए कि आप अगर 5 साल पहले रेफ्रिजरेटर या AC लगवा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कंपनियां बहुत सारी सर्विस कॉस्ट आपको जो है उसमें ऐड करके देती थी। उससे क्या होता था कि भाई आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हो रही है, कई सारी चीज़ों को खराब हो जाए तो एक साल में रिप्लेस करके लगा देते थे। मान लीजिए आप क्या चेंज कर दिए कि यदि आपको पुरानी वाली सर्विस लेनी है तो आपको जब वो आएंगे तो आपको पेड करना पड़ेगा। मान लीजिए पहली सर्विस करेंगे तो फ्री है, दूसरी बार पैसे देने पड़ेंगे, या सामान बदलेंगे तो उसमें पैसा लगेगा। मतलब यदि जो पूर्ववर्ती चीज़ें हैं उसकी अगर सेवा लेना चाहते हैं, गुणवत्ता लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। या कोई प्रोडक्ट बना है तो उसमें उस गुणवत्ता में कमी कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको पुराने जैसी गुणवत्ता चाहिए उस प्रोडक्ट की, तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। ऐसी भी चीज़ें आप जो है कि देख रहे हैं अपने बाजार में, कई चीज़ें ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि अब आप समझ गए होंगे कि जो श्रिंकफ्लेशन है उसकी स्थिति आप जो है कि हर जगह देख रहे होंगे, मतलब रोज ही आपको जो है कि खान पान की चीज़ों में नज़र आ रहा होगा। उसी तरह से आपको स्किनफ्लेशन भी आ रहा है, कोई वस्तु खरीद रहे हैं उसमें गुणवत्ता कमी आ गई है और लेकिन कीमत उतनी बनी हुई है, लेकिन जब कहते हैं भाई इसमें क्वालिटी कमज़ोर हो गई कर दिया कंपनी ने। तो अगर आपको हमें क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो कहें भाई आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी महंगाई की स्थिति है, ठीक है ना। और जैसे कोर मुद्रास्फीति क्या है, कोर मुद्रास्फीति है कि जिस बकेट में, मान लीजिए कि हमने कहा था ना जब WPI गणना करते हैं तो बकेट में 500 जो है कि 697 वस्तुएं रखते हैं WPI में। 564 मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, और इसके बाद में 16 जो है कि आपके फ्यूल एंड जो है कि लुब्रिकेंट्स हैं, और प्राइमरी प्रोडक्ट जो है 117 है, 117, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए इसको कर लिए, तो अब इसमें देखेंगे कुछ ऐसे वस्तुएं होंगी जिनका कीमत बड़ी तेजी से बढ़ता है। पिछले वर्ष उस माह की तुलना में देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कुछ का देखेंगे कम हो गया, अब कुछ का देखेंगे कि अभी स्थिर बना हुआ है लंबे समय से,
ठीक है ना। तो जो लंबे समय से बना होता है उसको टोकरी में रहने देते हैं, और जिनका तेजी से परिवर्तन होता है उसको निकाल देते हैं बाहर। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि सबकी कीमत के आंकड़े जो है कि ये एक लिस्ट में बना के उसमें बकेट में रख दिया 500 मतलब 697 वस्तुओं की, तो अब उसमें से जिनका जिनका जितने तेजी से परिवर्तन हो गया उसको कट कट करके बाहर कर दिया, और जिनका स्थिर रह गया उनको उसमें रख दिया। तो उसको जो है कि उस पर जो गणना करते हैं उसको कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कोर मतलब जिसमें स्थिर हो, जिसमें बदलाव कम आए। अब पूरी जो जिस पे गणना करते हैं जो मुद्रास्फीति की उसको हेड इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर हेड में से माइनस कर दिया जाए जो लंबे समय मतलब तेजी से परिवर्तन होने वाली वस्तुओं को, तो जो बचेगा वो कोर इन्फ्लेशन होगा। इसलिए हम इसमें क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिख देते हैं तो ऊपर से मिटा के। अब देखिए कोर मुद्रास्फीति जो है, देखिए किताब में लिखा रहता है लेकिन आप चीजें समझने में बड़ा टेक्निकल टर्म होता है, समझ में नहीं आता। बस आप नहीं समझ पाते तो कई बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें जरा सा भी बदलाव करके अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो चीजें जो है पल्ले नहीं पड़ती कि आखिर प्रश्न हमने पढ़ा तो वही था लेकिन प्रश्न कुछ दूसरे तरह से आ गए। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि जो हेड मुद्रास्फीति, हेड मतलब समस्त जो भी है, इसमें से हम क्या कर ले, जो तेजी से बदलने वाली जो वस्तुएं हैं, तेजी से मूल्यों में बदलाव वाली वस्तुएं, ये बराबर हो जाएगा कोर मुद्रास्फीति। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कोर मुद्रास्फीति। तो अब देखिए कोर मुद्रास्फीति मतलब जो स्थिर है, जो लंबे समय से जिन वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं कोर मुद्रास्फीति में डाल दी जाती हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि जब आप देखेंगे, आप जो है कि अगर आप इसको पढ़ें उसके बाद आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसपे आपको या CSO डायरेक्ट डाल देंगे तो CSO के जितने भी बेरोजगारी दर के आंकड़े, मुद्रास्फीति के आंकड़े CPI जारी करता है वो पिछले माह का मिल जाएगा आपको, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा। तो उसको पूरा पढ़ें, और हमने जो मुद्रास्फीति पढ़ाया है उसमें देखिए जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है उसके आंकड़े दिए होंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ देखिए पिछले साल ये कम था, इसमें इस बार बढ़ गया, तो जितने कैलकुलेशन उसने किए होंगे सारे उसमें डाटा जो है शो होते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, PDF फॉर्म में मिल जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा। उसी तरह आप चले जाइए जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे, वहाँ से WPI के आंकड़े आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। आप चले जाइए लेबर ब्यूरो पे तो आपको CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े मिल जाएंगे। तो मतलब अगर आपको मुद्रास्फीति क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये 3 वेबसाइटों पे आप जो है खोलिए और 5-10 मिनट में आप सारे डाटा आपके पास होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस मुद्रास्फीति को लेके आपको आंकड़े मिल रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, अब जितने मैगजीन में आपको पब्लिश होंगे मुद्रास्फीति को लेकर डाटा, यही बार बार रिपीट होते रहेंगे, सारी थ्योरी रिपीट कर देंगे और लास्ट में कभी वही दिखा देंगे मुद्रास्फीति बढ़ गई, इसका प्रभाव ये हो गया। ठीक है। तो उसी तरह से आपको पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी होती, सिर्फ उसका जो डाटा चेंज हुआ उसका प्रभाव आप पहले से अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझा है तो प्रभाव का जितना प्रभाव लिखना है आप लिखते रहिए, हर क्षेत्र में उसका प्रभाव क्या है आप कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। ये हो गया कोर मुद्रास्फीति। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है ना। आप लोग जो है देखें तो अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि अभी हमारे पास लाइव चलने की व्यवस्था नहीं है। हम कुछ देर जब हमारा सेटअप सारा बन जाएगा तो हम लाइव चलेंगे, तो सारे जो बच्चे जुड़ेंगे उस जो है डायरेक्ट हम उनके कमेंट्स देखते हुए आगे देखेंगे भाई क्या समझ में आया क्या नहीं आया, तो उसके अनुसार से है। अभी फिलहाल जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं बताई जा रही हैं उसको आप देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, लेकिन देखिए क्योंकि जब कोई चीज़ शुरुआत होती है, अभी मैं शुरुआती चरण में हूँ, तो कई सारी कमियाँ कई सारी दिक्कतें पढ़ाने को लेकर आपके दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ वाइस में दिक्कतें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए। तो इसमें जो है जितना भी हम बेस्ट इफर्ट अपना दे पाएंगे आप सभी को देंगे। ठीक है ना। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि PSC ही के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अब अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ आप रखते हैं तो जितनी भाई 2-4 सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो कम से कम आपने हमसे पढ़ा है, तो अगर मान लीजिए कभी आपने उसका रिवीजन नहीं किया, ऐसे चले गए, तो
तो आपने जरा सा पढ़ा तो कम से कम उसमें सही होने के चांसेस तो आपके बढ़ जाएंगे। आप टिक करके 4 आएंगे तो हो सकता है 2 सही 3 सही कर ले। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े रहेंगे या तो क्वेश्चन छोड़ देंगे या तो करेंगे तो गलत हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है कि हर जगह काम आ सकता है। और बाकी हमारी जो डेली रूटीन चीज़ें हैं जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, उसकी समझ बेहतर रहेगी तो हम अपने व्यापार में, उद्योग में जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके थोड़ा ज़्यादा बेहतर उसका इफिशियंसी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम अब चलेंगे हम व्यापार चक्र पे। पहले थोड़ा बता देते हैं, फिर इसके बाद में व्यापार चक्र को थोड़ा सा समझेंगे। फ्लो डायग्राम इसमें है, कुछ सारे इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब देखिए व्यापार चक्र जो होता है ये क्या होता है कि जब व्यापार जो है कि हर स्थिति में हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। जो कोई भी ट्रेड आप करते हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका भाई जब वो कंपनी में तो उत्पाद रहेगा नहीं, उसका उद्देश्य है डिस्ट्रीब्यूट करना। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, सेवा क्षेत्र के लोग, एक दूसरे के भाई जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे प्रोड्यूसर जो भी हैं सब जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में तो हमेशा जो है कि एक समान स्थिति नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। ये उतार चढ़ाव का ही जो क्रम होता है यही व्यापार चक्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए उछाल की स्थिति है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि मुद्रास्फीति अधिक होगी, साथ में हमारी जीडीपी वृद्धि दर अधिक होगी और रोजगार के सृजन भी अधिक होंगे, ठीक है ना। प्लस यदि जो है गिरावट की स्थिति है तो उसमें क्या होगा कि बेरोजगारी दर कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा, जीडीपी वृद्धि दर कम हो जाएगी। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो व्यापार चक्र बन जाता है, ठीक है ना। अब इस व्यापार चक्र के दौरान कई सारी आर्थिक गतिविधियों के कारण कई उतार चढ़ाव के अलग अलग नाम हैं, ठीक है ना, अलग अलग नाम हैं। तो उनको जो है समझना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें कहा जाता है भाई अर्थव्यवस्था सुस्ती में आ गई, स्लो डाउन में आ गई। फिर कोई कहता है अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में है, तो मंदी आप समझेंगे तभी तो मंदी के बारे में लिख पाएंगे। इसके बाद कहता है मंदी की जगह से अब अर्थव्यवस्था बूम कर रही है, मतलब उछाल कर रही है। अब कोई कहता है कि जो है कि पीक पर है, इस समय इकोनॉमी पीक पर है, ऐसा भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सब हम समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल, ठीक है ना, ट्रेड साइकिल। अब देखिए इसमें क्या है, इसका हमने बताया कि यदि तेजी की स्थिति है, उछाल की स्थिति है, तेजी की स्थिति में क्या होगा, मतलब हमारी वृद्धि दर, विकास दर जो है बढ़ेगी और साथ ही साथ में क्या होगा, रोजगार, ऊपर का साइन मतलब बढ़ रहा है, नीचे का साइन मतलब घट रहा है, ठीक है ना। प्लस कर दीजिए इसमें गिरावट की स्थिति में, जब हमारे अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति है इसमें क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, वृद्धि दर कम हो जाती है, गिरने लगती है, और रोजगार या बेरोजगारी दर बढ़ जाती है, तो रोजगार कम हो जाते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि जैसे देखिए कि जो भी हमारी उत्पादन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे प्राइमरी लेवल पर हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, ठीक है ना, सब में क्या होता है, समय समय के बाद इन्हांसमेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए उसमें मॉडिफिकेशन, अब जो तकनीकी आज चल रही है जिससे हम वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद उस तकनीकी में बदलाव आ जाए, क्योंकि समय के हिसाब से वस्तुओं की क्वालिटी और उसमें डिज़ाइन में परिवर्तन होता रहता है। ये समाज का, उस देश के लोगों का ये मांग होती है। जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि अगर कोई कैसेट बनाने वाली कंपनी थी, पहले कुछ साल पहले हम कैसेट देखते थे रील वाले, तो उस वो कंपनियां जो बनाती थी उससे जुड़े हुए जो लोग थे उनको रोजगार मिला था। लेकिन जैसे ही कम्पैक्ट डिस्क सीडी वाला कॉन्सेप्ट आया तो उन लोगों को रोजगार छिन गया। अगर वो इस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करके आ गए तो सर्वाइव कर जाएंगे, अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो बाहर हो जाएंगे प्रतिस्पर्धा से, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे सीडी के बाद अब डिजिटल वाला ऑनलाइन चीज़ें आ गई, तो ऑनलाइन चीज़ों से अब वो सीडी का भी जमाना खत्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं, जो चीज़ चाहिए आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। हर एक्टिविटी, मूवीज़ लेके, फिल्मी गाने, जो भी आप चाहते हैं सारे ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में अब जो इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को टाई अप कर पाएगा, तो इसका मतलब ये हो कि वो जो है
अब अपने रोजगार को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं वो इन्हांसमेंट नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो प्रतिस्पर्धा में आगे चली जाती है, वो अपने टेक्नोलॉजी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते, पीछे रह जाते हैं। तो बहुत सारे जो है उनको लोगों से जुड़े हुए लोगों को रोजगार कम चला जाता है। जब रोजगार छिनता है तो नई एक्टिविटी में नए तरह के जो रोजगार सृजन हो रहे हैं उसमें अपने आप को ऐड करने का, जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसी स्थिति आती है तो सब धीरे धीरे चलता रहता है। तो मंदी की स्थिति उनके लिए हो गई। तो जब से फिर उस टेक्नोलॉजी में लोग जुड़ने लगेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ने लगेगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे जो है लाखों हजारों जो है इस तरह की क्या गतिविधियां होती है जिसमें उतार चढ़ाव बना रहता है, क्योंकि समय के हिसाब से लोग अलग अलग चीज़ों की मांग करते रहते हैं। अब बाजारवाद क्या होता है, प्रोडक्ट बना के उसकी डिमांड पैदा कराता है। ठीक है ना, कि भाई आप प्रोडक्ट बना दिया हमने, आप उसको खरीदिए, प्रचार पे प्रचार आप देखते रहते हैं। ठीक है ना, सोशल मीडिया के ज़माने में आप जो है प्रचार ही प्रचार देख रहे हैं। आप कोई चीज़ वीडियो देखिए आपके पास ऐड आ जाएगा। अब आप 20 बार ऐड देख लेंगे, कहीं कहीं दिमाग में आपके हो जाएगा नहीं ये कोई प्रोडक्ट है, देख लेते हैं एक बार कोशिश करके, देखेंगे तो उसको पैसे पे करेंगे, मतलब उसका भी अपना रोजगार जो भी जुड़े हुए हैं उन लोगों से उनको भी रोजगार मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति व्यापार, अब इस उतार चढ़ाव की स्थिति में कई सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनको टेक्निकल टर्म में अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हम इसमें पहला देखते हैं, देखिए व्यापार चक्र में क्या होगा, हम बना देते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए सुधार, रिकवरी। ठीक है ना। सुधार के बाद आएगा उछाल, इसको बूम कहते हैं। इसके बाद आएगा तेजी, तेजी जिसको मतलब पीक कहते हैं। ठीक है ना। पीक के बाद अब आएगा क्या कहते हैं कि अब सुस्ती आएगी, स्लो डाउन। स्लो डाउन के बाद फिर अगली स्थिति इससे और विकट वाली क्या आएगी, मंदी की स्थिति। मंदी की स्थिति के बाद फिर आएगा अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। ठीक है, गर्त के बाद फिर सुधार प्रक्रिया होगा। मतलब जरूरी नहीं कि हर साइकिल में ऐसी स्थिति आए, हो सकता है सुधार के बाद उछाल, उछाल बाद तेजी आने के बाद सुस्ती आ जाए, सुस्ती के बाद फिर सुधार होने लगे। मतलब लेकिन ये चेन में इस तरह की चीजें आ जाती है व्यापार चक्र में। अगर कहा जाए किसका डायग्राम है, व्यापार चक्र का है। व्यापार चक्र ऐसे चलता है, व्यापार में ऐसी चीजें होती रहती हैं, उतार चढ़ाव, तेजी मंदी, सुस्ती गर्त। जैसे अभी काल में, अभी कोरोना काल में कहा गया भाई हमारी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गई है, अब इसको कहा जाता है रिकवरी। इंग्लिश जानते रहिए, रिकवरी। उछाल को कहते हैं बूम, तेजी को कहते हैं पीक, सुस्ती को कहते हैं स्लो डाउन। ठीक है, मंदी को कहते हैं रिसेशन, और गर्त को कहते हैं ट्रो। ठीक है ना। तो इस तरह से सारी चीजें व्यापार चक्र में देखी जाती हैं। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं। सुस्ती मतलब पहले हम बताएंगे इसमें स्लो डाउन क्या है, स्लो डाउन मंदी, मंदी के बाद फिर गर्त, फिर सुधार और उछाल, फिर तेजी, इस तरह से बताएंगे। पहले नेगेटिव सेंस वाली जितनी चीजें उसको बताते हैं। ठीक है ना। सुस्ती का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में निरंतर मांग घटने लगे और साथ ही उत्पादन का भी स्तर घटने लगे। मतलब समझ रहे हैं कि जब मांग घटने लगी है तो अब सुस्ती की स्थिति आ रही है, लोग मांग ही नहीं कर रहे, उत्पादन ही नहीं हो रहा है, रोजगार के सृजन कम होते जाएंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ जो जब मांग ही नहीं होगी लोग उत्पादन घटाते जाते हैं, कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनका रोजगार प्रभावित होता है। ठीक है ना। तो जो स्लो डाउन होता है तो ये जो है कि कहा जाता है कि भाई इसमें भी अब जो है कि अब जीडीपी दर, विकास दर जो है घटने लगती है। ठीक है ना, रोजगार के सृजन कम होने लगते हैं, तो उसको स्लो डाउन में कहा जाता है। ठीक है ना। और इससे अगला चरण आ जाता है मंदी का। तो थोड़ा बेसिक अंतर है। मंदी की स्थिति में क्या होगा कि लगातार 2 तिमाही में हमारी जीडीपी दर माइनस हो जाती है, ऋणात्मक। क्या जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। और ऐसी स्थिति है तो उसको मंदी कहा जाता है, रिसेशन कहा जाता है। जैसे हमने पहली तिमाही में, हमारे पहले क्वार्टर में साल के माइनस में आ गया जीडीपी दर, फिर अगले में भी माइनस आ गया, तो कहा जाएगा कि अब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में है। ठीक है ना। आप देखिए हम एक बना देते हैं आपको, ये आपने बना लिया होगा, न बना लिया हो तो इधर आपको दिख रहा होगा, बना ले।
ठीक है ना, दिख रहा है। तो इसे जो लेटर फॉन्ट में लिख रहा हूँ, अगर मोबाइल में आप लोगों को देखते समय ना दिखाई दे तो थोड़ा सा जूम करके उसको वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा कि ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है ना। इसको हम मान लिया समय एक एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने जीडीपी ले लिया, और ठीक है ना। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, जल्दी आपको ये समझ में नहीं आएगा किताबों में, ठीक है ना। समझ में नहीं आएगा कि एक बार आप इसको समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो कोई भी मंदिर, सुस्ती, गर्त, जितने भी नाम लेगा सबको परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि ये समय है, ये जीडीपी है। अब एक सामान्य स्थिति हमारी थी, अब इसमें क्या है कि इस स्थिति से अब हम ऐसे हमारी चीजें बन जाती हैं। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए पॉइंट ए है हमारी जो वास्तविक जीडीपी है, इसको रियल जीडीपी कह लीजिए, वास्तविक जीडीपी, ठीक है ना। ये हमारी वास्तविक जीडीपी है। अगर इस ग्राफ से ऊपर जा रही है तो हमारी अर्थव्यवस्था को कहेंगे सकारात्मक वृद्धि दर हो रही है, इसके नीचे आएगा तो ऋणात्मक वृद्धि दर कही जाएगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अभी अर्थव्यवस्था हमारी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये सब अगर ऐसी हो रही है तो सारी एक्टिविटी इसी में आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ए से बी, मान लीजिए पॉइंट बी है, तो बी को कहा गया तेजी, पीक। इसी ग्राफ से सारी परिभाषा आप बना सकते हो, कोई ऐसी जरूरत नहीं का मुझे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आ गई सुस्ती, ठीक है, और यहाँ की स्थिति आ गया मंदी। मंदी देखिए ऋणात्मक हो गई, इधर में हो जाओ तो आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब मंदी के बाद यहाँ देखिए, अब ये इस रियल जीडीपी से ऊपर जा रही है, इसको हम ए मान लें, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, और ये एफ। तो ई हो जाएगा बूम, उछाल, और ये एफ तो तेजी है, ठीक है। क्या है? एफ तेजी है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज, हाँ ठीक है, हमने इसमें देख लिया क्या आ गया, तेजी आ गया, सुस्ती, मंदी, उछाल, तेज, सुधार नहीं है, इसको सुधार करते हैं। ये जिस पॉइंट में हमारे उसमें उसके पास पहुंच गया, रियल जीडीपी के सुधार हो गया, इसको कहेंगे पीक, स्लो डाउन, रिसेशन, रिकवरी, बूम, फिर पीक, ठीक है ना। अब देखिए हमने बताया सुस्ती की स्थिति क्या है कि इसमें हमारी विकास दर क्या होती है, मतलब विकास दर जितनी थी तेजी से अब घटने लगती है, लेकिन एक माइनस स्थिति नहीं आई है, मतलब अभी हम रियल जीडीपी पर ही है, हमारी विकास दर जितनी पहले थी उतना लगभग बनी हुई है, उससे थोड़ा सा सकारात्मक बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जो है कि उसमें मांग घट रही है, और जो है कि उत्पादन कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मंदी की स्थिति क्या है कि अब लगातार 2 तिमाही, अब देखिए एक तिमाही में यहाँ, दूसरी तिमाही में यहाँ पे, ये दोनों में लगातार है कि बनी रहती है हमारी ऋणात्मक विकास दर, तो मंदी की स्थिति कही जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, अब जब मंदी से हम आगे की सकारात्मक दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था रिकवरी कर रही है तो कहा जाता है वो सुधार हो रहा है, रिकवरी हो रही है। और सुधार में जब वो हमारे वास्तविक स्तर पर पहुंच जाती है तो कहते हैं हाँ इकोनॉमी अब सर्वाइव कर रही है, सुधार हो रहा है। और जब सुधार से अगला चरण, अब हम सकारात्मक वृद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं, तब कहती है अर्थव्यवस्था बूम हो गई। बूम और पीक में अंतर ये है कि पीक सबसे टॉप पर पहुंची हुई अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर है, मतलब जितना मैक्सिमम अचीव कर सकती है। अब बूम क्या है, बूम थोड़ी सी उससे पहले की अवस्था है, पहले बूम आएगा फिर पीक आएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें देखेंगे ये उछाल के बाद फिर तेजी आ गई। तेजी मतलब अब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से चलने लगी है, मुद्रास्फीति भी तेज है, साथ साथ बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन हो रहा है, और हमारी वृद्धि दर बहुत तेज बढ़ रही है। देखो जीडीपी जो होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, एक साल मान लीजिए हम एक जो है वित्तीय वर्ष में
तो उसका जितना उत्पादन होता है, वस्तु सेवा के उत्पादन का जितना मौद्रिक मूल्य होता है उसका, वही उसकी जीडीपी होती है। ठीक है ना, घरेलू स्तर पे, घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादित जो भी मौद्रिक मूल्य होते हैं, उसका जो भी पैसा बनता है, वो जीडीपी कही जाती है। वास्तविक जीडीपी होती है कि यदि जीडीपी बढ़ रही है तो उसमें महंगाई को शामिल नहीं करते। ठीक है ना, और जिसमें महंगाई को शामिल करते हैं वो बाजार आधार पे जीडीपी होती है, मार्केट एट मार्केट पे। ठीक है ना। अब देखिए, हमने ये ग्राफ आप बना लीजिए। बनाने के बाद में फिर इसको जो है कि समझिए, इसको ग्राफ बार बार बनाइए। जीडीपी, ये जीडीपी है बीच में, हाँ जीडीपी और ये समय के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है। तो अब देखिए, आपको चीजें सुस्ती, मंदी और गर्त की स्थिति क्या है कि जब आर्थिक व्यवस्था ऋणात्मक इतनी हो जाए, मतलब ऐसी स्थिति निगेटिव हो जाए हमारी मतलब विकास दर, कि जिसमें अब हमें मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय उपायों का सहारा लेना पड़े। अब सरकार और आरबीआई दोनों मिलके अब हमें रिकवरी करने में जुट जाए तो गर्त में चलेगी। मतलब अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, रोजगार बिल्कुल बंद, सीजन बंद हो गया है, जो है बड़ी कंपनियां सारा, छोटे लोगों को रोजगार चला गया, बहुत बड़े व्यापक स्तर पे जो है जिसमें परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो मौद्रिक नीतियां मतलब कि जो आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था के तहत जो है सुधार करने की, आरबीआई क्या करेगी भाई, मौद्रिक नीतियों में और जो है उदार बनाएगी। अब कहेगी कि जो है कि बैंक ब्याज दर कम कर दे, अब लोन बहुत सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अब जो 10-12% पे मिल रहा था लोन, अब 5-7% मिलने लगेगा। हर कोई जाएगा लोन लेके अपने कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और मांग बढ़े बाजार में। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में, और इसके साथ साथ जो है कि सरकार क्या करेगी, कई नई नई स्कीमें लाके जन कल्याणकारी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो लोग उससे जुड़ेंगे, उससे रोजगार मिलेगा। समझ रहे ना। और साथ ही जो है कि क्या कहती है सरकार भी बड़े स्तर पे जो भी आप कर सकती है, जैसे मान लीजिए कर दर कम कर देगी, टैक्स रेट कम कर देगी। कई बार जो इनकम टैक्स देते हैं उनकी दर कम कर दी जाती है, ताकि जो पैसा जो सरकार को देंगे तो उनके पास बचेगा तो खर्चा करेंगे, तो मांग बढ़ेगी उनकी ना। अगर खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पैसा उनके पास कम हो गया है, तो मांग बढ़ाने के लिए सरकार कर की दर कम कर देगी, जीएसटी रेट कम कर देगी। ठीक है ना। ऐसे और भी जो है कि चीज़ें हैं, उसमें आरबीआई जो है बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा की सप्लाई बढ़ाने का प्रयास करेगी। ये सब हथियार करने पड़ेंगे, तब जाके मंदी गर्त से हम ये सब स्थिति इसमें भी करती है आरबीआई, मंदी की स्थिति में भी करती है और सरकार भी करती है, लेकिन गर्त उससे और विकट स्थिति है। ठीक है ना। गर्त में जाना बहुत अर्थव्यवस्था का सबसे विकट संकट हो गया। ठीक है ना। तो आपने ये सब जितनी टर्मिनोलॉजी थी, सुस्ती, हाँ हमने देखे सुधार बता दिया। सुधार मतलब कि अब हम अर्थव्यवस्था में हमारी रिकवरी हो रही है, अब हम बढ़ रहे हैं, हमारे धीरे रोजगार उत्पादन बढ़ रहे हैं, तो हम सुधार की स्थिति में आएंगे। और जब हम पुरानी अवस्था में आ जाएंगे, जब उससे हम आगे ऊपर चलेंगे तो बूम की स्थिति बनेगी। अब बूम के बाद तब जब अर्थव्यवस्था अपने तेजी से रन करने लगेगी, विकास दर बहुत तेज बढ़ेगी, तो कहेंगे उसको क्या कि अब जो है पीक की स्थिति में आ गई। पीक में अब देखिए, ये सब स्थिति जो होती है, इसी के अनुसार जो विकसित देश है वो उनका व्यापार चलता है। ठीक है ना। जो पूंजीवादी देश है जैसे अमेरिका है, तो उसमें जो है इस तरह की स्थितियाँ चलती बनती रहती हैं ज़्यादातर। हमारे यहाँ थोड़ी स्थिति इस तरह नहीं बनती, क्योंकि हम घरेलू स्तर पे हमारी जो वर्क कल्चर है, हमारी जो खान पान है और चीज़ें, हम ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है। आज भी 2/3 आबादी कृषि पर ही आश्रित है, जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो हमारी स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है अमेरिका जैसे देशों की तुलना में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग बना के इसको समझिएगा। ठीक है ना। अगर आप समझ में आता है तो कौन पहले आए कौन बाद में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जब अभी डिजिटल चीज़ें जब चलने लगेंगी तो सारी चीज़ें आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको देखते हुए रिविजन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा समझाया हुआ समझ में आ गया है तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत तेज़ी से पढ़ के समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब हम थोड़ा सा अब इसमें देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। 1 मिनट। अब लगभग मुद्रास्फीति के सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अब हम देखेंगे करंट अफेयर में जो चीज़ें अभी मुद्रास्फीति को लेकर चल रही हैं, उसका हम एक क्लास ले लेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैं दरअसल क्या करंट अफेयर में चीज़ें सिर्फ मुद्रास्फीति से नहीं, उसके कई सारे आयामों को जोड़ के भी
जो है कि मैगजीन वाले छापते हैं या जो भी पेपर में आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी करंट अफेयर को थोड़ा सा डिले करेंगे कि जब कुछ टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे, ताकि फिर हम उसकी जब चलाएंगे उसको कनेक्ट करते हुए जो है कि आधे घंटे 1 घंटे आपको करंट अफेयर से चीज़ें जोड़ दिया करेंगे, तो बेहतर आपकी समझ जब बनेगी। और अभी मेंस के प्रश्न जो दिखेंगे, तो अभी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए आप 2-4 चैप्टर, क्योंकि मेंस में अब इसमें क्या है कि हम मेंस के सवाल क्या बन सकते हैं कि बढ़ती मुद्रास्फीति का जो है कि प्रभाव क्या होता है उसको समझाएं या बताएं, ठीक है ना। यदि जो है कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, तो उसमें सुधार करने के लिए सरकार और आरबीआई क्या क्या कदम उठा सकती है, उस पर चर्चा करें, ठीक है ना। जैसे मुद्रास्फीति क्या होती है, उदाहरण देते हुए इसके प्रकारों की चर्चा करें। पीसीएस के सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है, या एसएससी सीजीएल जो दे रहे हैं, अगर ये जो स्टैटिक्स वाले पोर्शन से देते हैं उनको पूछा जा सकता है इस तरह के सवाल, ठीक है ना। आज जैसे मान लीजिए मुद्रास्फीति की गणना कैसे होती है, उनकी विधियों का जो है कि विस्तार से वर्णन करते हुए समझाएं, ठीक है। WPI CPI जितनी भी है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। साथ में ओवरऑल जो है, अगर कहा जाए कि यदि मुद्रास्फीति जो है कि लगातार कुछ महीनों में ऋणात्मक बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हमने कहा मंदी। तो अब मंदी को परिभाषित करें और साथ में जो है कि इसके सुधार और बूम की स्थिति कैसे आएगी, इसके सारे कदमों को आप समझाएं। ऐसे मतलब ऐसे सवाल बन सकते हैं जो मोटा मोटा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, लेकिन जब मतलब थोड़ा सा इसमें और टॉपिक कवर कर दिया जाएगा, तो उसमें जो है कि आपको देखा जाएगा कि जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा चीज़ें जो है इससे उतना व्यापकता नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे इसमें मान लीजिए एक मेंस के क्वेश्चन अगर बनाना है थोड़ा ठीक ठाक, तो बना सकते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या इसके प्रभाव होंगे, ठीक है ना। और उस प्रभाव को कम करने के लिए या प्रभाव को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो इस तरह से बनेंगे। तो अब हम जैसे कुछ प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उस भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि आप किताब में जो प्रश्न दिया हुआ है उसी को करिए, वगैरह जितने टॉपिक्स हैं सब टॉपिक को 2-2 चैप्टर सवाल बना लीजिए। जैसे देखिए हम क्या कहते हैं, भाई मुद्रास्फीति की परिभाषा होने की क्या सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन 1 कि मुद्रास्फीति में लगातार मूल्यों, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि होने की दशा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, बढ़ती मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे दें कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तीसरा दे दें कि केवल कथन 2 सही है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब इसमें 4 सवाल बना सकते हो एक एक तरह करके, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार से अगर सवाल बनाना है, तो मुद्रास्फीति सवाल क्या बनेंगे कि भाई मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली संस्था है, भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा कि सिर्फ आरबीआई के द्वारा मांग जनित मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन का राइट सिर्फ अभी मतलब कितना करना है, बाजार में उतारना क्या करना है, अभी आरबीआई के पास है। सरकार का हस्तक्षेप होता है जब उसमें कमेटी होती है, तो सरकार के 2 मेंबर होते हैं तो होते, लेकिन डायरेक्ट सरकार का हस्तक्षेप कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, अगर कहा जाए कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाता है भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा, दोनों के द्वारा, कोई नहीं, इसमें उत्तर होगा दोनों द्वारा, क्योंकि मुद्रास्फीति अब कौन सी मुद्रास्फीति है उसमें दोनों आ जाएंगे। लेकिन कहा जाए कि संरचनात्मक स्तरीय मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका नियंत्रण आरबीआई नहीं करती है, सरकार करती है। समझ में आ रहा है, सरकार करती है। तो अब देखिए हमने मुद्रास्फीति प्रकार बना लिया। अब देखिए मान लीजिए कहा जाए कि WPI की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, आपका उत्तर है CSO द्वारा, आपका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा, आपका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा, आपका उत्तर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। CPI की गणना की जाती है, ठीक है। CPI मान लीजिए अर्बन रूरल कंबाइंड कोई भी पूछ ले,
तो आपका उत्तर होगा इसमें CSO के द्वारा CPI की गणना की जाती है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की गणना की जाती है लेबर ब्यूरो द्वारा, CSO द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। अब क्या कहोगे? लेबर ब्यूरो द्वारा। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको WPI और CPI को दोनों को मिला के प्रश्न पूछ ले, ठीक है ना। अब जैसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से WPI की गणना में कौन शामिल नहीं है? पहला प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं, दूसरा विनिर्मित वस्तुएं, तीसरा सेवा क्षेत्र, चौथा कोई नहीं। चौथा कोई तो नहीं कहेंगे, चौथा मान लीजिए इसमें कि कृषि क्षेत्र या जो है कि फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स मान लीजिए चौथे स्तर पे, चौथे ऑप्शन में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सेवा क्षेत्र शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब कहा जाए कि WPI की गणना में सबसे ज्यादा भारांश किसका होता है? तो उत्तर होगा विनिर्मित वस्तुओं का, ठीक है। अब CPI का सवाल बन जाए तो निम्नलिखित में से CPI में शामिल है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक जो वस्तुएं हैं उस तरह की चीजें, इसमें सेवा शामिल है, बिल्कुल शामिल है, ठीक है ना। तो इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12, बिल्कुल सही है। तो ये सब जो है ऑप्शन किसी में चेंज करके मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं और WPI CPI में क्या अंतर है वो बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों जैसे मान लीजिए अब जो है कि दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही नहीं है, ठीक है। अब देते हैं कि CPI की गणना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा की जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा देते कि CPI की गणना का आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है, ठीक है। और CPI की गणना जो है CPI हर माह जारी किया जाता है, ठीक है ना। CPI में सेवा क्षेत्र भी शामिल है। अब इसमें मान लीजिए कौन सा नहीं है, कौन सा है, ये सब अभी मैंने बताया, उसे छाट सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जैसे नहीं, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको आप समझ गए तो उसमें 4-5 ऑप्शन बना लीजिए, 4-5 क्वेश्चन बना लीजिए, फिर ऑप्शन बना लीजिए। तो आपका जो उस तरह की समझ है ना, तो आप जो भी प्रश्न UPSC बनाएंगे या जो भी SSC या जो भी PCS वाले बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके पास ये पता हो जाएगा कि क्या नहीं है। तो इससे क्या होगा, क्या नहीं है वो जब आ गए तो आपके पास सही बात है, तो अगर 50-50 है तो कभी चांस बढ़ेंगे। अगर आपने 3 ऑप्शन काट दिए तो फिर एक बचेगा जो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि हम बाकी अगर कहा जाए कि लगातार 2 तिमाही में हमारी विकास दर ऋणात्मक होती है तो ऐसी स्थिति कही जाती है मंदी की स्थिति, जो है कि स्लो डाउन की स्थिति, गर्त की स्थिति, ठीक है। और इसके बाद कहा जाए उछाल की स्थिति, ऋणात्मक पे तो उछाल होगा ही नहीं, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा इसमें मंदी की स्थिति, ठीक है ना। अब बूम जो है, बूम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही संबोधित करता है? पहला ऑप्शन कि बूम मतलब उछाल की स्थिति पीक तेजी की स्थिति की पहले की अवस्था है, पहला ऑप्शन। दूसरा है सुधार और तेजी के बीच में एक बूम की स्थिति आती है, ठीक है। तीसरा है उछाल जो है अर्थव्यवस्था में जो है ऋणात्मक दर लेके आता है। मान लीजिए ऐसा तो नहीं बनाएगा ऋणात्मक दर, लेकिन मान लीजिए कि बूम की स्थिति जो है कि तेजी से पहले, तेजी के बाद आती है, ऐसा बना दें। चौथा कोई नहीं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सही हैं कि पहला, दूसरा कि उछाल जो है तेजी और सुधार के बीच में आता है, और उछाल जो है बूम की स्थिति तेजी पीक के पहले की अवस्था है, ठीक है ना। तो ऐसे सारे क्वेश्चन, मान लीजिए कहा जाए कि फिलिप्स कर्व किन किन के बीच ग्राफ खींचा जाता है, रिप्रेजेंट करता है, तो आपका क्या हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर, ठीक है ना। अगर कहा जाए स्टैगफ्लेशन किन के बीच ग्राफ खींचता है, तो बेरोजगारी और महंगाई दर, ठीक है ना। मैंने बताया कि फिलिप्स कर्व जो है महंगाई और बेरोजगारी दर के बीच में ग्राफ खींचता है। यदि महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, बेरोजगारी दर क्या होगा, होगी मतलब महंगाई ज़्यादा है तो मतलब इससे क्या मतलब है भाई, अब महंगाई ज़्यादा हो रही तो लोगों की मांग बढ़ रही है तो रोजगार भी बढ़ेंगे। महंगाई कम हो रही है मतलब दूसरे से क्या हो रहा है,
दोनों साथ साथ संबंध वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का में जो फिलिप्स कर्व इस तरह से दिया जाता है, यहाँ बेरोजगारी, इधर मुद्रास्फीति, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ मैंने बताया था। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अगर नहीं आती तो आप कमेंट में आज जरूर बताइएगा। थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग थोड़ा सा फिलिप्स कर्व में, फिलिप्स कर्व बेरोजगारी और जो है कि मुद्रास्फीति के बीच ग्राफ खींचता है, सही है, जो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में डायरेक्ट संबंध नहीं, विपरीत संबंध होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा गलत हो रहा है कहीं पे। देखिए इसका संबंध ऐसे होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा ना, मतलब मांग रोजगार पे ज्यादा है इसलिए लोग मांग कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए अब यहाँ पे बेरोजगारी हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम होगी, लोग पैसे नहीं देंगे तो मांग कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब बेरोजगारी दर कम हो रही है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। दोनों में एक दूसरे में विपरीत संबंध होता है। फिलिप्स क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अगर फिलिप्स कर्व के बारे में से कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन, फिलिप्स कर्व बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच खींचा जाता है। दूसरा ऑप्शन, दोनों में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तीसरा कथन, पहला और दूसरा दोनों सही है। चौथा, इनमें से कोई सही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो कथन 1 और कथन 2 है दोनों सही इंगित करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके आगे जो है कि आप देखेंगे रिकवरी वाला टॉपिक, जिसमें जेड से रिकवरी है, बी से रिकवरी है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को ज़्यादा लग रहा हो तो उसको जो है कि नेक्स्ट क्लास में बता दें, लेकिन मान लीजिए थोड़ा 10 मिनट लगेगा, हम समझा देते हैं। इसके बाद में आप जो है कि फिर अगले से हम टॉपिक से नेक्स्ट कल मॉनेटरी पॉलिसी से चलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कई तरह की रिकवरी होती है। जैसे मान लीजिए अब मंदी की स्थिति है या उछाल की स्थिति है, या फिर मान लीजिए ज़्यादातर जो रिकवरी है, रिकवरी मतलब अब माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं, प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो रिकवरी है, रिकवरी कई स्टेज में होती है। जैसे देखिए हमारे पास है जेड से रिकवरी, बी से रिकवरी, यू से रिकवरी, एल से रिकवरी, ठीक है ना, के टाइप रिकवरी। इसके बाद डबल डिप्रिसिएशन, जिसको डबल टाइप कहते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं, बहुत भयंकर टर्मिनोलॉजी है जिसको समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझ। देखिए जेड से रिकवरी मतलब ये हमारा क्या हो गया, जीडीपी, इधर समय हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा वास्तविक जीडीपी की रेखा है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी की रेखा है। अब देखिए यदि जेड से रिकवरी मतलब क्या हो गया कि अब ये माइनस में गया, फिर प्लस में गया, फिर क्या हो गया, आ गया अपने स्टेज पे। इस तरह से देखिए हमें जो जितनी हमारी विकास दर थी उससे ऋणात्मक गया, फिर अपने विकास दर के बराबर पे आया, फिर बढ़ा, लेकिन फिर घट गया, ठीक है, जेड से रिकवरी हो गई। इसमें क्या होता है कि एक समय तो होता है कि कुछ समय लोगों को प्रभाव डालता है कि भाई देखिए अभी क्या है कि लोगों का रोजगार छीनने की संभावना है, लेकिन अस्थायी तौर पे होता है कुछ दिनों के लिए। तो लेकिन बाद में जो है जैसे हम ऊपर चलते हैं प्लस में, तो फिर अर्थव्यवस्था तेजी से आने लगती है, लेकिन एक स्थिति के बाद फिर अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाती है, ठीक है ना। इसको जेड से रिकवरी करते हैं, समझ आ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति क्या कहा जाती है कि इसको आशावादी कहा जाता है। आशावादी मतलब कि जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था अपनी जगह आ गई, ज़्यादा समय नहीं लगा। अब इसी को कर दीजिए बी से रिकवरी, हम इसी के कई ग्राफ बना रहे हैं, आप लोग उसको पॉज करके देख लीजिएगा। बी से रिकवरी मतलब ये जेड के बाद ये बी और आशावादी है, मतलब हमारी क्या थी, कितनी विकास दर चल रही थी, अब माइनस में गए कुछ समय के लिए, फिर हम अपने वास्तविक जीडीपी पर आ गए, विकास दर पर आ गए। तो ऐसी स्थिति भी कुछ समय के लिए होती है, ये भी अस्थायी तौर पे इससे रोजगार जाता है, अस्थायी तौर पर नहीं जाता, तो जल्दी से रिकवरी माना जाता है। ये भी आशावादी चल रहा है। अगर बी से रिकवरी हम जैसे कि कोरोना काल में बी से की रिकवरी हुई, पहले वाले पीरियड में जो फर्स्ट फेज थी कोरोना की, अब दूसरे में भी क्या हुआ, कई सारे डबल डिप आए, फिर उसमें
के से रिकवरी हुई, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं यू से रिकवरी। यू से रिकवरी मतलब आप देखिए ऐसे चल रहा है। यू से रिकवरी मतलब क्या है कि अब ये ऋणात्मक में आ गई, अब बड़े लंबे समय तक उसमें जो है ऋणात्मक दर बनी, बड़े धीरे धीरे वो रिकवरी कर रही है, जो है बड़ा लंबा समय जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को रोजगार जा सकता है, जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनमें प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो यू शेप रिकवरी भी आशावादी नहीं माना जाता। यू शेप रिकवरी भी लंबे समय तक हमें उलझाए रखती है और बड़ी स्थिति जो अर्थव्यवस्था में बड़ा प्रभाव डालती है, ठीक है। तो ये हो गया यू शेप रिकवरी, ठीक है ना, इस तरह से बन गया। अब देखिए इसके बाद इसको हटा दीजिए। अब एक अगला चरण है जिसको कहा जाता है यल शेप। यल शेप का मतलब हो गया कि हम माइनस में आए, फिर हम ऐसे ही माइनस में ही चले जा रहे हैं। इसमें बहुत लोगों का परमानेंट रोजगार चला जाता है। ये क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने प्राइमरी स्टेज में ही नहीं आती, बहुत लंबे समय तक नहीं आती, इसलिए स्थिति बहुत ही कम, मतलब विकट स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए होती है यदि यल शेप में हम आ गए तो, ठीक है ना। इसको ये वाले डाटा रही ये और बोल रहेगी। तो यल शेप रिकवरी जो है बड़ी, अब जो है अब जब ये रिकवरी हमारे ये इस सामान्य विकास दर पे आएगी तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। ये यू शेप से भी अगला नकारात्मक चरण है, ठीक है ना। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, यल शेप रिकवरी हो गई। अब देखिए इसके बाद आता है के शेप। के शेप में डब्ल्यू शेप देख लीजिए। डब्ल्यू शेप मतलब ऐसे। अब देखिए डब्ल्यू शेप अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक विकट स्थिति है, मतलब अगर कहा जाए कि यल के बाद और खतरनाक स्थिति है तो के की है, डब्ल्यू की है। डब्ल्यू की एक बार हम ऋणात्मक में गए, थोड़ा सा हमने ऋणात्मक में भी हल्का कम किया, जैसे मान लीजिए पहले -7% था, तो अब हम कितने हो गए -5 में पहुंच गए, थोड़ा हमने सुधार किया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब फिर हम और माइनस में चले गए, डबल धक्का हमको लग गया माइनस में। इसके बाद बड़े लंबे समय के बाद हमने फिर अपनी जो मूल विकास दर थी, एक सामान्य स्थिति थी, वहां आने में टाइम लग जाता है। इसमें भी लोगों का रोजगार चला जाता है, विकास दर कम हो जाती है और जीडीपी ऋणात्मक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में रिकवरी बहुत देरी में होती है, बहुत ही नकारात्मक स्थिति, इसको कहते हैं डबल डिप्रिसिएशन, दोहरी मंदी। एक मंदी की स्थिति हमने कहा कि 2 बार कितनी बार ऋणात्मक हो रहा है, 1 बार ऋणात्मक, 2 बार ऋणात्मक, 3 बार ऋणात्मक, मतलब हम एक ऋणात्मक और आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो बड़ी स्थिति एक खराब है। अगला स्थिति देख लेते हैं कौन, के शेप। अब के शेप में देखिए पहले क्या होगा कि तुरंत जो है कि जीडीपी गिरेगी, एक माइनस में जाएगी। अब इसमें देखिए फिर हल्का सा जो है उभार आएगा। फिर अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक विकास दर अलग स्थिति में बढ़ेगी, एक अलग स्थिति में बढ़ेगी, ठीक है ना, के शेप रिकवरी में। अब देखिए क्या हुआ कि पहले माइनस में गए, फिर थोड़ा सुधार हुआ। अब इसके बाद एक बड़ी तेजी से कुछ लोग अर्थव्यवस्था बढ़ गए, कुछ लोग जैसे अभी कोरोना में क्या है, कोरोना में देखा गया दूसरे जो लहर आई थी उसमें क्या हुआ कि जो छोटे मोटे मध्यम उद्योग थे उनका विकास बहुत ही मंद रहा। अब बड़ी कंपनियां जैसे टाटा बिरला कहा गया कि लोग बहुत पैसे कमा लिए कोविड पीरियड में, अमीर हो गए। इसका मतलब के शेप वाली अर्थव्यवस्था हमारी उसमें हो गई थी कि कुछ लोग तो बहुत तेजी से विकास दर में बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो बड़े बड़े उस तरह के हैं बढ़ने लगे। जो छोटे स्तर थे, जो मध्यम स्तर के थे, उनमें क्या हुआ कि उतनी तेजी से नहीं आया, बहुत ऋणात्मक भी गए, थोड़ा बहुत सकारात्मक स्थिति आई, लेकिन उनकी तुलना में ये नीचे ही रह गए। मतलब एक ऐसे बढ़ रहा है, एक जा रहा है एकदम पीक की तरफ, अच्छे अर्थव्यवस्था के सकारात्मक, लेके एक जो है अभी अपने स्थिति में ही बना हुआ है, बहुत धीमी गति से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब थे के शेप रिकवरी के एग्जाम्पल। अब जैसे अगर आपको ग्राफ समझ में आता है ना तो स्टेटमेंट कुछ भी देगा तो पता कर लेंगे कि के शेप, एल शेप किस तरह के वो हैं। उससे थोड़ा सा ये इसमें ज़्यादातर सवाल कम पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ अगर उस तरह के प्रीलिम्स पीसीएस उसीएस में यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाएंगे, वैसे इस तरह का रिकवरी के बारे में जानना बड़ी ज़रूरी होता है कि जो अर्थव्यवस्था में जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है चीज़ें। तो बहुत सारी रिकवरी जो कोविड पीरियड में थी इस तरह की हमने देखा कई स्तर से कि हमारी अर्थव्यवस्था गुजरते हुए फिर माइनस से प्लस में गई। अब हम एक सामान्य स्थिति की विकास दर लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये आज का लेक्चर जो है आपका मुद्रास्फीति का जो है ये समाप्त है। अब हम कल मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना।
और उसके बाद फिर हम बैंकिंग सेक्टर में आएंगे, पूंजी बाजार में आएंगे। पहले जितनी टेक्नोलॉजी वाले हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब ब्रॉड टॉपिक्स उस तरह के लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे तो पूरे एग्रीकल्चर घर पहलू पे हम बात करेंगे, समझेंगे। उसी तरह से जब उद्योग पे चलेंगे तो उद्योग नीतियाँ, उद्योग के भी वर्तमान और पुरानी नीतियों में क्या अंतर है, क्या विकास दर कैसे है, कितना योगदान दे रहा है उद्योग क्षेत्र, सब देखेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर देखें। अब मैंने थोड़ा सा बोर्ड पे अच्छा देखने का लिखने का प्रयास किया है तो आप लोगों को दिखे। जहाँ पर लगता है आपको अक्षर छोटे हैं, फॉन्ट छोटा है, थोड़ा सा जूम करके देखें। और उम्मीद करें कि जल्दी ही हम जो है उस पर अपने डिजिटल बोर्ड पर आएँ और आप लोगों के सामने ऑनलाइन जुड़ने का मौका मिले, हमें भी और आप सबको भी। जी थैंक यू।